का स्वागत करता हूँ। कैसा लगा? ठीक है, ये बैच बहुत जादूगर अच्छा लगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इस बात को लेके खुश हैं कि हम इस बैच में उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। अब इस मेहनत का एक काम और कर दो, इस मेहनत का एक काम और कर दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी तक इस बैच के बारे में नहीं जानते हैं। तो आप एक काम और कर दो, आप अपनी छोटी छोटी 30-35 सेकंड की एक एक वीडियो बनाकर हमें भेजो। ठीक है, हमारे डाउट वाले व्हाट्सएप पर ही। ठीक है, और अपनी जेन्युइन फीडबैक आप हमें अपने सेल्फी कैम से बनाकर भेजें। ठीक है ना, और उन वीडियोस को फिर हम और दूसरे बच्चों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जो नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट आप जैसे बच्चों को पढ़ते हुए देखकर उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आए। ठीक है दोस्तों, आवाज ठीक आ रही है बेटा? क्लियर है जी? फाइन, कंग्रेचुलेशन मयंक भाई। चलिए, फाइन। आइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, लो जी, एमटीएस की क्लास से क्वेश्चन बहुत सारे डायरेक्ट थे। यही यही है मतलब एक ऑथेंटिक फीडबैक, कि जब आप तैयारी करते हो तो सभी पेपर में इन्हीं क्वेश्चंस को देखते हैं, तो यही सबसे ऑथेंटिक चीज है मेरे दोस्तों। तो आज का सबसे पहले मैं आप लोगों को वोकैब सेशन बता दे रहा हूं भाई। ये आप लोगों का आज का वोकैब डोज है। ठीक है, ये आज आपको पूरा दिन सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद पढ़ना है। ठीक है, जिसके अंदर सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, इडियम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और बहुत सारे प्यारे प्यारे नई तरह के क्वेश्चंस भी हमने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। ठीक है ना, नई तरह के क्वेश्चंस भी इसके अंदर हमने इंक्लूड किए हैं, जिसके अंदर कहीं कहीं हम लोगों ने फ्रेज रिप्लेसमेंट इसके अंदर डाली है। ठीक है भाई, जैसे देखोगे इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द, तो ये फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हम लोगों ने आप लोगों के लिए डाला है। ठीक है, तो ये कुछ नई तरह के क्वेश्चंस जो आजकल के एग्जाम्स में आ रहे हैं बच्चों, फाइन, उनको हम लेकर चल रहे हैं। और ये बेस्ट कंटेंट है, और ये दावा है कि आपके एग्जामिनेशन में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। अच्छे से तैयार कर लेना, बेस्ट कंटेंट है। हमारी टीम आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, और यही मेहनत करने का मतलब, जो मेहनत करने का जो जज्बा है वो यही है कि आप अपनी जगह बेस्ट परफॉर्मेंस अब की बार देकर आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की पीडीएफ ये है बेटा। ठीक है ना, और मैंने कल टीम से बात की है, तो टीम ने कहा कि सर पहले एक सेगमेंट पूरी करवाओ बच्चों की, आप कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन को बाद में इकट्ठे अपने हिसाब से करवाना, क्योंकि अभी बच्चों का जो आप ग्रामर वाला जो स्मार्ट पीडीएफ डिस्कस कर रहे हो और साथ साथ आप प्रैक्टिस करवा रहे, पहले उस सेक्शन को कंप्लीट करा लो। माना कि दिन हमारे पास कम है, लेकिन इतने भी कम नहीं है कि हम अच्छे तरह से तैयारी नहीं कर सकते। ठीक है ना, हमारे पास दिनों की संख्या भले ही कम है, लेकिन हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजों को निपटाएंगे। तो कोई बच्चे घबराहट किसी तरह की नहीं, अपनी तरफ से अटेम्प्ट करते रहो, अपने आंसर्स बनाते रहो मेरे बच्चों। ठीक है, क्लोज के 2 क्वेश्चन है और पैराजंबल के 4 क्वेश्चन हम लोगों ने आपको दिए हैं, जिसके अंदर कई क्वेश्चंस हमने मेंस लेवल के भी डाले हैं। ठीक है ना, जो मेंस के पेपर में आए हैं, हमने कुछ क्वेश्चंस वो भी इसके अंदर डाले हैं, ताकि अगर पेपर का लेवल डिफिकल्ट हो, अगर पेपर का लेवल डिफिकल्ट हो, तो लेवल डिफिकल्ट होने के बाद आपको ये महसूस ना हो कि हम लोग मतलब कमजोर हैं। नहीं, आप बेस्ट हैं। ठीक है बेटा, शाबाश। जिन्होंने मतलब कर लिया है सो वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। नितेश, अपने हिसाब से जितना टाइम आप देना चाहो इंग्लिश को दो। ठीक है भाई, ओके, आ जाओ, थोड़ी सी बात आगे समझते हैं। तो ये आप लोगों का वोकैब हो गया, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया। आज आप लोगों को एक स्पेशल पीडीएफ भी दी है कि पैराजंबल सोल्व करने की ट्रिक्स क्या है। मैं भी इसको नहीं पढ़ाऊंगा, आप खुद अगर पढ़कर समझ सकें तो आप इसको देख लीजिएगा। पैराजंबल का सोल्व करने का टिप्स एंड ट्रिक्स की एक अलग हमने पीडीएफ आपको दी है मेरे दोस्तों। ठीक है, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान से पढ़कर आप आराम से लगाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त शिवा भाई। ठीक है भाई, ये पूरी की पूरी जो कंटेंट आपको दिया हुआ है, इसके अंदर बहुत कुछ है। पहले बार आप अपने हिसाब से पढ़कर देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और जो बच्चे इस बैच को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनको जरा पीडीएफ जरूर शेयर कर दिया करो। ठीक है भाई, अब देखो यूपीएससी सीडीएस का हम लोगों ने 2023 के पेपर से क्वेश्चन आपको दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं, ये आपके सीपीओ का टीयर 2 का एग्जामिनेशन का हमने क्वेश्चन इसमें दिया है। तो मैंने आपको यही चीज कही है मेरे बच्चों, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको एटलीस्ट इस चीज की जानकारी तो हो कि जो गुरुजी हमारे लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, जो गुरुजी हमारे लिए कर रहे हैं वो अपने आप में बेस्ट एफर्ट है। बात समझ रहे हैं? हम लोग आपको लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार कर रहे हैं, पुराने ढर्रे पर नहीं लेकर चल रहे हैं। समझ रहे हैं मेरे बच्चों? तो आप लोगों को बेस्ट लेवल पर अगर मुझे लाना है, तो मुझे तो मेहनत करनी है। ठीक है बच्चे, हाँ ना? ओके, चलिए मेरे दोस्तों, आइए तो आज हम पहले स्मार्ट पीडीएफ पढ़ लेते हैं। टेंस वाला आज हम लोगों ने और कंडीशन वाला एक साथ कंटेंट तैयार किया है आप सभी के लिए। तो तैयार है मेरे दोस्तों? एक बार जरा ऊंची आवाज में मुझे बता दीजिए, हाउ इज द जोश? जरा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक बार मुझे ऊंची आवाज में बता दीजिएगा, हाउ इज द जोश? कैसा है आप लोगों का जोश? जल्दी बताएं फटाफट से। सर एक बात बुरा लगे तो सॉरी नहीं बोलिएगा प्लीज। रूट वर्ड का एक पीडीएफ होगा तो अपलोड करा दीजिएगा बेटा। रूट वाली जितनी भी पीडीएफ है, रूट वाला जितना भी कंटेंट है, वो मैं आप लोगों को यूट्यूब पर करवा रहा हूं सचिन। ठीक है, हर एक चीज को बेटा अलग अलग तरीके से करवाया जाता है, हर एक तरीके से अलग अलग तरीके से मेहनत कराई जाती है, तो वो मैं आपके लिए अलग से करवा चुका हूं। उसकी जो पीडीएफ वगैरह है वो भी आप लोगों को दी जा चुकी है टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो जोश हाई है। अब मेरे साथ आ जाओ मेरे बच्चों, पढ़ते हुए चलते हैं, और साथ साथ मैं ग्रीन टी भी पी रहा हूं। ठीक है, तो कोई भाई बुरा नहीं मानेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आ जाओ भाई, टूट पड़ते हैं। सबसे पहले हमें एक छोटी सी खूबसूरत सी ये बात समझ में आती है क्या, कि भाई ये जो टेंस नाम की चीज है, टेंस नाम की चीज है, ये एक ग्रामेटिकल कैटेगरी है, वर्ब को जो रिप्रेजेंट करती है, और ये एक्सप्रेस करती है डिस्टिंक्शन, यानी कि अंतर बताने का काम करती है टाइम का। ये हमें बताने का काम करता है कि कोई एक्शन हुआ है किसी समय के हिस्से में। आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे, ये एक खूबसूरत सी टाइमलाइन मैंने आप सभी के सामने बनाई है, जिसमें अगर मैं यहां इशारा करता हूं प्रेजेंट, रिवर्स में जाता हूं पास्ट, आगे की तरफ जाता हूं फ्यूचर। ठीक है भाई, फाइन। अब ये तो आपके सामने टाइम है जो हर समय बह रहा है, हर समय चल रहा है, आगे ही आगे बढ़ रहे हो फ्यूचर की तरफ, पीछे जो छोड़ रहे हो वो पास्ट, जहां आप खड़े हो वो प्रेजेंट। अब अगर मैं यहां पर कहीं पर एक निशान लगा
लगातार आप लगाकर आपसे पूछूं जरा मुझे बताओ भाई साहब 2013 वर्ष 2013 में आप क्या कर रहे थे, तो यहां पर आप अपना बताओगे कि सर हम एक्शन क्या कर रहे थे, या फिर आप अपनी अवस्था बताओगे। तो एक्शन या स्टेट को बताने वाली खूबसूरत सी चीज क्या है हमारे सामने, वर्ब। और वर्ब की फॉर्म से ही आप हमें बताओगे कि सर 2013 में हम ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे, 2013 में हम शादी की तैयारी कर रहे थे, 2013 में हम अपने बच्चों को पाल रहे थे, या आप कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे थे। बोलो हाँ, ठीक है। तो ये है आपकी बात जो 2013 के एक्शन को या अवस्था को, या स्टेट का मतलब अवस्था है, ठीक है। और यही जो वर्ब की फॉर्म है जो एक्शन या स्टेट बताने का काम करती है, इसी चीज को हम टेंस कहते हैं। वर्ब की फॉर्म को 5 हिस्सों में हम बांटते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म के 2 बिगड़े हुए रूप, जिसमें एक जगह आईएनजी हम जोड़ देते हैं और एक जगह हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ देते हैं। ये हमारी वर्ब के 5 फॉर्म्स हैं और ये 5 फॉर्म्स के आधार पर ही हम टेंसेस को क्लासिफाई करते हैं। आप लोगों ने वर्ब की पीडीएफ में प्राइमरी ऑक्सिलरीज की जो लिस्ट बनाई थी, उन प्राइमरी ऑक्सिलरीज की लिस्ट में बी, डू, हैव 3 तरह की वर्ब थी, जिनके आधार पर 12 टेंसेस हम लोग बनाने का काम करते थे। गॉट इट मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ है ना? मेरी बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है, हाँ है ना? आशीष भाई हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं बेटा, पैराजंबल जब करवाऊंगा तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यहां बार बार कमेंट करने से या तो आप मुझे ये कह दो बेटा मैं ये पढ़ाना छोड़ देता हूं। आप प्लीज टाइम पास मत किया करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, पढ़ाने दो प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है भाई, फाइन। तो टाइप टेंसेस को बांटने के लिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के आधार पर हम बांटने की कोशिश करते हैं। और इनके 4 एस्पेक्ट्स, जिसमें एक हो गया इंडेफिनिट, एक हो गया कॉन्टिन्यूअस, एक हो गया हमारे सामने परफेक्ट, और एक इन दोनों का फ्यूजन, जिसमें हम परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को आपस में जोड़ते हैं। और इनको आपस में जोड़ने के लिए हमें 2 प्रेपोजिशंस की जरूरत होती है, जिसे हम एक सिंस कहते हैं और एक फोर कहते हैं। कहीं कहीं ये प्रेपोजिशन, कहीं कहीं ये कंजंक्शन का काम कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई भाई? ठीक है दोस्तों, ये प्यारी प्यारी बात हमारे सामने कहानी समझाने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम समझने का काम करते हैं। तो किसी की अवस्था बताने का, वह एक टीचर है, शी इज अ टीचर, वह एक टीचर थी, शी वाज अ टीचर, शी विल बी अ टीचर। तो यहां अवस्था बताने की बात कही गई है। ठीक है, अब आओ मेरे दोस्तों मुद्दे की बात पर चलते हैं, जहां से एग्जाम के क्वेश्चन हमें हल करने हैं, सोल्व करने हैं। टाइम फ्रेम क्या करता है काम? ध्यान से समझना। टाइम फ्रेम को समझने के 2 तरीके हैं। मैंने आप सभी के सामने ये एक खूबसूरत सी चीज बनाई है, इसको हमेशा याद रखना। हर एक सवाल टेंस का, कंडीशन का इस टाइमलाइन के जरिए ही हम हल करेंगे। ठीक है, हर एक जरिया जो है वो इसी से हमें हल करना है। ठीक है ना जी बेटा, स्पेलिंग याद नहीं होती है, स्पेलिंग को बार बार लिखो, अपने आप याद होगी। ठीक है, 1 बार 2 बार 4 बार लिखा करो बार बार, उसके बाद स्पेलिंग अपने आप याद हो जाती है। आपने देखा होगा, मैं भी आपको क्लास में कभी किसी स्पेलिंग जो पेपर में पूछी जाती है आपसे गलत होती है, मैं कहता हूं बेटा इस स्पेलिंग को 2 बार लिख दो, तो 2 बार लिखने के बाद वो स्पेलिंग दिमाग में बन जाती है। ठीक है ना, स्पेलिंग का कोई गणित नहीं होता, बार बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। तो हम टेंस को 2 तरीके से प्रेजेंट करते हैं, है ना? टेंस को 2 तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ये हमारे सामने है भाई क्या? प्रेजेंट। अरे बोलो हाँ। अब अगर मैं आपको कहता हूं सर प्रेजेंट की घड़ी को, अगर मैं कहता हूं तो मेरी घड़ी में 11:20 का समय है ना? तो मैं अगर आपको कहूं भाई सुबह के 7 बजे आप क्या कर रहे थे, आपने कहा जी सुबह के 7 बजे। हम पता है क्या कर रहे थे? सुबह के 7 बजे का काम हम सर सोने का काम कर रहे थे, इसलिए आपने कहा आई वॉज स्लीपिंग। ठीक है, आपने क्या कहा बाबू? आपने कहा सर आई वॉज स्लीपिंग। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, इसका मतलब आपने क्या कहा? सुबह के 7 बजे का काम कॉन्टिन्यूसली क्या चल रहा था? आई वॉज स्लीपिंग। तो ये जो आपने बताया पॉइंट ऑफ टाइम बताया, अरे हाँ है ना? और सोने का ये काम है 7 बजे, ये आपने क्या बताने का काम किया? जो काम लगातार चल रहा है, जिसके अंदर एक ड्यूरेशन बताने का काम हुआ। अरे बोलो हाँ। ठीक है, अब अगर मान लो आप ये कहने की कोशिश करो कि जो कल का दिन था उसमें 3 घंटे तक मैंने मैथ्स पढ़ा, ठीक है ना? आपने कहा जी कल का जो दिन था उसमें 3 घंटे मैंने मैथ्स पढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ? जो 3 घंटे का काम हम लोगों ने समझा उसमें आपने पीरियड यानी कि ड्यूरेशन बताया। तो मेरे बच्चों टेंस का बेसिकली 2 तरह का फंक्शन होता है, एक जो रिलेट करता है, किससे? प्रेजेंट से रिलेट करता है। ठीक है ना, प्रेजेंट से आप रिलेट करोगे तभी आप पास्ट की बताओगे या फ्यूचर की बताओगे। और एक होता है जो हमें बताने का काम करता है ड्यूरेशन, है ना? जैसे मैंने 3 घंटे का समय आपको बताया, है ना? 10 दिन का समय, ये ड्यूरेशन बताने का काम करता है। तो मेरे बच्चों हम जब भी किसी टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो टेंस बेसिकली 2 तरह से काम करता है, या तो एक स्पेसिफिक टाइम बताने का काम करता है, ठीक है ना? जैसे ऑन मंडे, यस्टरडे, टुमारो, 10 AM एटसेट्रा। या फिर हमें ड्यूरेशन बताने का काम करता है, पीरियड ऑफ टाइम जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जैसे फ्रॉम 1857 टू 1947, फ्रॉम दिस टाइम टू दैट, फ्रॉम दिस टू दैट। ठीक है भाई, हाँ है ना? बात समझ में आ गई? अब आती है हमारे सामने एक्सप्रेशन। तो टाइम को हम दोनों तरीके से बता सकते हैं, कॉम्बिनेशन होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम का भी और पीरियड ऑफ टाइम का भी। ठीक है ना जी, बात समझ रहे हैं? अब इसके रूल कैसे काम करते हैं, ये कैसे काम करता है, कैसा इसका लॉजिक होता है, उसको हम थोड़ा सा यहां पर अलग से आपके साथ मिलकर समझेंगे। जैसे मैंने आपके सामने कहा शी कॉल्ड मी एट 7 AM। तो एग्जैक्ट 7 बजे की जो घटना है, अगर मैं टाइम लाइन पर रिप्रेजेंट करूं, अभी मेरी घड़ी में जो प्रेजेंट का समय है मेरे बच्चों, वो है 11:20। ठीक है जी, जो प्रेजेंट का मेरी घड़ी में समय है बेटा, वो है 11:20। ठीक है, प्रेजेंट से पास्ट का स्पेसिफिक टाइम मैंने 7 बजे आपके सामने क्या कर दिया? रिलेट कर दिया। और मैंने कहा क्या? सुबह के 7 बजे की घटना, एक्शन क्या हुआ है? सिर्फ बुलाने का काम किया है। बात समझ रहे हैं? ये रिलेट करने का एक्शन हमारे सामने हुआ। अरे हाँ है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं आपके सामने एक छोटी सी बात कहूं, भाई आज शाम की मैं बात आपको बता देता हूं, आज शाम की बात है, 2 घंटे तक मैं वर्कआउट करूंगा। तो यानी कि 2 घंटे आज शाम को, कोई भी समय हो सकता है। अब देखो यहां दिन का समय, धीरे धीरे शाम की तरफ मैं बढ़ूंगा तो फ्यूचर होगा। तो आप क्या कहोगे? आई शैल वर्क आउट
फॉर 2 आवर्स। ठीक है जी। तो यानी कि मैंने यहां क्या बता दिया, पीरियड ऑफ टाइम। क्या बता दिया मेरे प्यारे दोस्तों, पीरियड ऑफ टाइम। तो टेंस के दो फंक्शंस हैं, एक रिलेट करना और एक ड्यूरेशन बताना। रिलेट करने के सवाल आपके पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। रिलेट करने का मतलब प्रेजेंट से पास्ट को या प्रेजेंट से फ्यूचर को रिलेट करना। ठीक है, कभी भी पास्ट को फ्यूचर से रिलेट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर मेरे बच्चों में यहां से इस प्रेजेंट को ही हटा दूं तो ना तो आप 7 बजे बता सकते हैं कि ये पास्ट है और ना ही आप इवनिंग का बता सकते हैं कि ये कौन सी इवनिंग की बात कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ ना, जब तक प्रेजेंट की जानकारी नहीं तब तक हम किसी भी समय को नहीं बता सकते। मेरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए अब पढ़ते हैं थोड़ी सी बात को आगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है क्या, कि देखो गुरुजी, यूं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो हमारे सामने तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये है कौन सा हमारे सामने, पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन हम पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर ही इस पैटर्न को छोड़कर एम्फेसाइज करने की अगर कोशिश करते हैं तो हम लिखे हुए सेंटेंस में डू या डस के साथ फर्स्ट फॉर्म जोड़ने का काम करते हैं। जैसे आई डू नो इंग्लिश, यू डू टेल अ लाई, तुम झूठ बोलते हो। ठीक है, तो एम्फेसाइज करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में डू डस लगाकर चलते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? हाँ ना। अब आता है बिफोर और आफ्टर का एक खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट जो एग्जाम्स में आप लोगों से पूछा जाता है। ध्यान से समझना मेरे बच्चों। देखो भाई, इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे आपको यहां बताना होगा बेटा। भाई बात को ध्यान से समझना। मैं अगर आपसे पूछूं पास्ट कितनी तरह का होता है, बताओ मेरे बच्चों। मैंने आपसे पूछा, फटाफट से एक बार मुझे ये बताओ बेटा, पास्ट कितनी तरह का होता है, मुझे बताओ। मैंने आपसे पूछा बेटा पास्ट कितनी तरह का होता है, तो पास्ट 3 तरह का होता है भाई। थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। ये मैंने आप सभी के सामने बनाई एक खूबसूरत सी टाइमलाइन। मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपके सामने बनाई खूबसूरत सी टाइमलाइन। सबसे पहला देखो, सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमेशा पहले प्रेजेंट को निशान लगाओ, क्योंकि जब तक प्रेजेंट नहीं है तब तक ना पास्ट बताया जा सकता ना फ्यूचर बताया जा सकता। ठीक है, इन चीजों को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जब क्वेश्चंस बनाने पर हम आएंगे, तब हम लोगों को यही ट्रिक्स दिमाग में लगाते हुए चलना है। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। सबसे पहला पास्ट कौन सा हुआ भाई, देखो ये तो है ही प्रेजेंट। सबसे पहला पास्ट हुआ जो अभी अभी पास्ट बना हुआ है, उसे हम कहते हैं क्या चीज, रिसेंट पास्ट, जो अभी अभी पास्ट बना है। ठीक है ना, इसका प्रभाव, मैंने क्या कहा, इसका प्रभाव प्रेजेंट में देखा जा सकता है। इसका जो प्रभाव है प्रेजेंट में देखा जा सकता है। इसके प्रभाव को प्रेजेंट में देखा जा सकता है कि प्रेजेंट में हम लोग इस पास्ट का व्यवहार देख सकते हैं। मैंने आपके सामने कहा मैंने ग्रीन टी पी है, तो ग्रीन टी पी का असर मेरे अंदर है, मैं इस प्रभाव को महसूस कर सकता हूं। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, अब आती है दूसरी बात। ठीक है, अब आती है दूसरी बात। आप कहोगे गुरुजी एक ऐसा पास्ट भी तो होगा जिसे हम लोग कहते हैं रिमोट पास्ट या डिस्टेंट पास्ट, जिसे हम कहते हैं रिमोट पास्ट या डिस्टेंट पास्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो प्रभाव है, वो प्रेजेंट पर नहीं पड़ता। ठीक है ना जी, इसका जो प्रभाव है वो प्रेजेंट पर नहीं पड़ता। बात कैसे हो गई, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। चलो एक उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, आई हैव हैड अ कप ऑफ टी। ठीक है जी, मैंने एक वाक्य लिखा, आई हैव हैड अ कप ऑफ टी, मैंने अभी अभी एक कप चाय पी है। ठीक है ना, मैंने इसी के साथ रिसेंटली लगा दिया, और रिसेंटली एक ऐसी एडवर्ब है जो इस काम को वेरीफाई करती है। मैंने क्या कहा, इस काम को वेरीफाई करती है। बात समझ में आ गई? हाँ है ना। अब मैंने आप सभी के सामने कहा आई वोक अप, मैंने कहा आई वोक अप एट 5:30 AM, मैं सुबह 5:30 बजे उठा। तो सुबह के जो 5:30 बजे हैं वो प्रेजेंट से पास्ट के स्पेसिफिक में चले गए, रिमोट पास्ट में चले गए। इसका प्रभाव प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। आप कहोगे जी सुबह 5:30 बजे उठे थे, उसके बाद आपने क्लास ली, नहाए, खाया पिया, उसके बाद हो सकता है किसी से आप झगड़े, किसी से आप पढ़े, किसी से कुछ भी किया। मेरी बात समझ रहे हैं? एमडी को क्लास से हटा देना बेटा। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा कोई भी आप जो काम करें उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मेरे बच्चों इसे हम रिमोट पास्ट या डिस्टेंट पास्ट कहते हैं। इसी चीज को हम एक और नाम से जानते हैं और हम इसे कहते हैं पास्ट का स्पेसिफिक। ठीक है भाई। फिर एक तीसरा पास्ट हमारे सामने आता है, और वो पास्ट प्रेजेंट से ताल्लुक नहीं रखता। वो पास्ट प्रेजेंट से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि वो जो पास्ट है वो पास्ट कहां से आया, वो इसी पास्ट से और ज्यादा पास्ट पर आता है। और इसी चीज को हम कहते हैं क्या भाई, मोर पास्ट। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, मोर पास्ट। क्या कहते हैं बेटा, इसी चीज को हम कहते हैं और ज्यादा पास्ट। ठीक है ना, मोर पास्ट कह देते हैं या इस पास्ट का पास्ट, तो इसी को हम पास्ट ऑफ पास्ट भी कह देते हैं। और ऐसी चीज को बताने की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्रभाव, इसका जो प्रभाव है वो प्रेजेंट पे तो पड़ता है ही नहीं। इसका जो प्रभाव है वो प्रेजेंट पे तो पड़ता है ही नहीं। अरे हाँ है ना, इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये ज्यादा पास्ट हुआ, ये ज्यादा पास्ट हुआ किसी और पास्ट से, किसी और पास्ट से। बात समझ में आई? ये पास्ट और भी ज्यादा पास्ट हो जाता है किसी और पास्ट से। बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करना। ठीक है बच्चे, बात बड़ी सिंपल हो जाती है। कैसे, अब ध्यान से समझना। अगर मैं इन दोनों के सीक्वेंस को समझने का काम करता हूं, जैसे उदाहरण मैंने आप सभी के सामने लिखा, बाबू ध्यान से समझना। मैंने आपके सामने कहा आई हैड अ कप ऑफ टी एट 7 AM फुल स्टॉप, आई लेफ्ट फॉर माई ऑफिस एट 8:30 AM। अब आप कहोगे सर यहां पर दो पास्ट के एक्शंस आपने बताए हैं,
आपने गुरुजी यहाँ पर दो पास्ट के एक्शंस बताए हैं, और जब दोनों पास्ट के एक्शंस आपने हमें बताए हैं तो हम इन दोनों एक्शंस को जब आपस में जोड़ते हैं तो उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक कंजंक्शन की, और वो कंजंक्शन क्या है? बिफोर। जब इस बिफोर से हमने जोड़ा तो ये वाला एक्शन तो कौन सा हो गया हमारे सामने? पास्ट का स्पेसिफिक, है ना। जब इस एक्शन को हमने देखा तो ये इससे भी ज्यादा पास्ट में चला गया है, तो इस हेड को पास्ट परफेक्ट में बदलने की कोशिश करेंगे। ये हेड बेटा हेल्पिंग वर्ब है, और ये हैव की थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है क्या? किसी चीज को खाना, किसी चीज को रखना, किसी चीज का उपभोग करना। मेरी बात समझ में आ गई भाई? बात समझ में आ गई? तो बिफोर का या आफ्टर का लॉजिक, अगर इसी दोनों सेंटेंसेस को हम आफ्टर से जोड़ने का काम करेंगे तो ये वाली बात पहले आ गई, ये वाली बात बाद में आ गई। ठीक है, बात समझ गए? तो बेटा पास्ट के तीन रूप होते हैं। पास्ट के तीन रूप होते हैं, एक रिसेंट पास्ट, एक डिस्टेंट पास्ट और एक पास्ट ऑफ पास्ट। तीनों को ध्यान रखना। इस पास्ट ऑफ पास्ट के बेसिस पर कई जगह पर आपको सवाल फंसाकर दिए जाते हैं। आओ मेरे बच्चों, तो मेरे बच्चों ये जो बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट अब आप अच्छे से समझ में आ गया। ये मोर पास्ट को बता रहा है, ये डिस्टेंट पास्ट को बता रहा है। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों, अगर मान लो इसी नियम को, अगर मान लो इसी नियम में इस बिफोर वाली कहानी को मैं पहले उठाकर रख दूं तो क्या होगा? आप कहोगे सर ये जो बच गया इस चिंटू के पापा को बाद में रख देंगे, क्या दिक्कत है ना? मेरी बात समझ में आ गई भाई? है ना? यहां तक की मेरी बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, चलो एक छोटा सा उदाहरण देकर चलने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा, ब्लैंक। बिल्कुल लल्लू सवाल रख रहे हैं भाई। मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा, छोड़ दो, बिफोर आफ्टर यहां पर भरना है, ठीक है ना। शी ब्लैंक रेज अ क्वेश्चन, ठीक है। आई ब्लैंक आंसर इट। भाई आपको यह बताना है कि यहां पर आप क्या भरोगे, बिफोर भरोगे या फिर आफ्टर भरोगे। यहां पर आपको बताना है आप पास्ट के इंडेफिनेट से आंसर भरोगे या पास्ट के परफेक्ट से। यहां पर आपको बताना है आप पास्ट के इंडेफिनेट से आंसर भरोगे या पास्ट के परफेक्ट से। अगर आपने ये सही आंसर बता दिया तो ये सारी की सारी लीला समाप्त है। इस सारी की सारी बात में कुछ नहीं बचा। फटाफट से एक बार आंसर बताओ बेटा। बेटा वॉइस नरेशन बिल्कुल करवाऊंगा, आप लिखो क्यों रहे हो ये तो बताओ। वॉइस नरेशन बिल्कुल कराऊंगा बेटा। आप कमेंट करने में टाइम वेस्ट मत करो बेटा। जो सवाल आपसे पूछा जाए उसका जवाब दो, फालतू के कमेंट बिल्कुल मत करो। जो मुझे कराना है आपके बिना कहे मैं करवाऊंगा यार, कैसी बात कर रहे हो? सिलेक्शन का वायदा किया है आपसे तो सिलेक्शन लेके चलेंगे भाई। हद कर दी। तभी बेटा फालतू का कोई बिल्कुल कमेंट नहीं करना, ठीक है। हाँ भाई, तो पहले कोई सवाल पूछेगा जवाब देगा। तो पहले कोई सवाल पूछेगा, यानी कि ये पास्ट ऑफ पास्ट में आना चाहिए, है ना भाई। अब ये वाली बात अगर पास्ट ऑफ पास्ट में आएगा तो पास्ट परफेक्ट से उठाएंगे, ठीक है जी। हेड और उसके बाद क्या लिखा, रेज्ड, ठीक है भाई। हाँ है ना। उसके बाद आप जवाब दोगे तो ये अपने आप में डिस्टेंट पास्ट हो गया या पास्ट स्पेसिफिक हो गया। इसीलिए आपने क्या कहा यहाँ पर, आंसर्ड कहा भाई। यहाँ क्या कहा, आंसर्ड कहा। भाई बात समझ में आ गई, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों आप क्या करोगे इस सीक्वेंस को बताने के लिए? सर आप कहोगे आफ्टर शी हैड आंसर्ड, ठीक है ना। बाद में उसने जवाब दिया, सवाल पहले किसी ने पूछ लिया। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, इजी। तो इस तरीके से आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं, बस आपको सीक्वेंस को ध्यान से समझना है। अब मेरे बच्चों इसी सीक्वेंस को पास्ट में बताया है, इसी सीक्वेंस को हम प्रेजेंट फ्यूचर में भी बता सकते हैं, वो हमारे कंडीशनल रूल में चले जाएंगे। अब थोड़ा सा विल शेल के आपका नियम आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। विल और शेल के जो नियम है थोड़ा ध्यान से समझना। विल और शेल के नियम को मैं इधर कोपचे में लिख रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाना। हालांकि पढ़ी हुई बातें हैं, आपके लिए कुछ नया नहीं है, ध्यान से समझिएगा बेटा। आई और वी के साथ हम शेल यूज करते हैं मेरे बच्चों, और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट बच गए उन सभी के साथ हम विल यूज करते हैं। और इस नियम, इस कॉम्बिनेशन को हम यूज करते हैं जब हम किसी इंसान के सामने अपनी विचारधारा यानी कि इंटेंशन बताते हैं, अपने विचार बताते हैं, या फिर किसी भी फ्यूचर एक्शन को बताते हैं। यानी कि मतलब कोई भी भविष्य में होने वाला कोई भी काम होगा नहीं होगा भगवान जाने। जैसे आज शाम को 7 बजे मैं आपसे मिलने आऊंगा। आप कहीं पर भी हो, पढ़ रहे हो चाहे नहीं पढ़ रहे, लेकिन आज शाम को 7 बजे मैं आपसे मिलने आऊंगा, पक्का ये है भाई, ठीक है। तो आप कहोगे गुरुजी अगर ये बात पक्की आप कह रहे हो तो नियम बदल दो, फिर आई और वी के साथ हम विल यूज करेंगे और बाकी बचे हुए के साथ हम लोग शैल यूज करेंगे। यानी कि अगर पक्का ही मिलने आ रहे हो तो चार बातें हो गई। क्या आपने हमसे कर दिया है गुरुजी प्रोमिस, हमने आपसे बता दिया है क्या चीज, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय हमने कर लिया है ना। आप कभी कभी किसी को धमकी देते हो या किसी को हम कार्यालय आदेश देते हैं, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, कार्यालय के निर्देश देते हैं, तो ऐसे मामले में ये जो रूल है बदल जाता है, ठीक है ना। हाँ ये फिक्स और नॉट फिक्स बताया हुआ बेटा, ये आपके क्लास नोट्स में बताया हुआ, डिटेल से बताया। ये रिवीजन क्लास है मयंक भाई, काहे भूल जा रहे हो भाई। ये रिवीजन क्लास है, इसमें हमें कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराने मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो ये वाली जो कहानी है ये सारी की सारी कहानी यहाँ बताई गई है, गॉट इट। इनको आप आराम से पढ़ेंगे। अब थोड़ा टाइम एक्सप्रेशंस पर आ जाओ। मैंने आपको बताया था ना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक फ्यूजन होता है, और जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को आपस में मिलाते हैं तो सिंस और फोर का हमें यूज करना होता है, ठीक है भाई। हाँ है ना। एक काम कर लेता हूं बेटा, ये वाली पीडीएफ का सेक्शन आप बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं आपके सामने कुछ सिंस और फोर के फिल इन द ब्लैंक्स दे देता हूं। मैं आप सभी के सामने कुछ सिंस और फोर के फिल इन द ब्लैंक्स दे देता हूं। फटाफट से जरा सिंस और फोर भरकर बता दीजिएगा, ठीक है। सिंस और फोर भर के दिखा दो बेटा। सिंस और फोर भर के दिखा दो फटाफट से। भाई सिंस और फोर भर के दिखा दो फटाफट से। लंबी चौड़ी बात आप लोगों की क्लासेस में करी हुई है बेटा, तो उसको लेकर परेशान नहीं होने का है बिड़ू लोग।
चलिए भाई, बनाओ 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 बनाओ, सारे बच्चे आंसर्स बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, आज ये वाला सेक्शन कंप्लीट करके मानेंगे। लास्ट ट्यूसडे स्पेसिफिक दिन है, सिंस लगा दिया। 1947 स्पेसिफिक ईयर है, सिंस लगा दिया। ठीक है बेटा, सारे आंसर्स बनाने की कोशिश करो। लास्ट वीक और इस लास्ट वीक में सिर्फ दा का फर्क है। इस लास्ट वीक का मतलब होता है पिछला सप्ताह खत्म होने से, जहां पिछला सप्ताह खत्म हुआ वहां से, ठीक है। मेरे बच्चों, दा लगाने की वजह से इसका मतलब क्या हुआ, सप्ताह के 7 दिन से, ठीक है ना। यानी कि यहां पर जो 7 दिन गिने गए हैं, यहां पर जो 7 दिन गिने गए हैं, यहां पर हम यूज करते हैं फोर, यहां हम यूज करते हैं सिंस। इसको याद करने की आसान ट्रिक है, अगर लास्ट के साथ हम किसी भी समय बताने वाले शब्द को यूज करते हैं तो सिंस लगाएंगे। हम फोर तब लगाएंगे जब लास्ट से पहले या लास्ट के बाद हम आर्टिकल लगाने की कोशिश करेंगे। क्या लगाने की कोशिश करेंगे फूफा जी, आर्टिकल को लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब हम इसके साथ फोर लगाएंगे, ठीक है ना जी। ओके जी। भाई येस्टरडे, कल का जो दिन बीत गया है वो सिंस हो गया है, जब से उठा हूं सिंस हो गया है। 3 डेज दिन गिनकर बताए गए हैं, तो भाई सिंस नहीं आप फोर का प्रयोग करेंगे। सर 10 मिनट्स आप फोर का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो कितनी आसान बात हो गई। ये तो हम लोग एक ट्रिक बना दी, एक दूसरी ट्रिक और बना लो भाई। सिंस के साथ हम पास्ट इंडेफिनेट का, सिंस के साथ हम पास्ट इंडेफिनेट को बताने वाली सभी की सभी एडवर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं। सभी की सभी एडवर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं सिंस के साथ। कौन कौन सी, मैं बोल देता हूं बेटा, आप लिख लेना। येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट संडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, ठीक है। एक बार इसको देखो बेटा और फिर यस सर मुझे बता दो। ठीक है बच्चों, तो इस सिंस और फोर के बेसिस पर अब आप आराम से इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। सिंस और फोर के अंदर बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं यहां पर आपको दी गई हैं। अब आओ भाई कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। देखो ध्यान से, इसको जरूर पढ़ना भैया। जिंदगी में किसी का लव लेटर पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ये वाला हिस्सा आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। जिंदगी में किसी का लव लेटर पढ़ो ना पढ़ो, पर ये जरूर पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि ये जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, पेपर में जरूर आ गया। कंडीशन सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो कंडीशन सेंटेंस दो तरह से बात करता है। या तो ये बताता है किसी रियल सिचुएशन को जो हकीकत में है, या फिर हाइपोथेटिकल का मतलब होता है किसी भी कल्पना को, ठीक है ना, जो आप मान लेते हो उस कल्पना के रिजल्ट बताने का काम कर सकते हैं, ठीक है जी। अब उसका जो रिजल्ट है वो काल्पनिक भी हो सकता है और हकीकत भी हो सकता है। कैसे होगा एग्जांपल्स में देखेंगे, ठीक है ना जी। और इनके अंदर अलग अलग वर्ब की फॉर्म हम यूज करेंगे। अब आप कहोगे गुरुजी टेंस में लिखोगे तो वर्ब की फॉर्म देखने को मिलेगी ही मिलेगी। सवाल को ध्यान से देखेंगे। इफ आई रीच होम ऑन टाइम आई शैल ज्वाइन देम एट द पार्टी। अच्छा थोड़ा सा दिमाग से खेले, थोड़ा सा दिमाग से खेले, दिमाग से खेलते हैं, ठीक है। भाई दो वाक्य मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन दोनों वाक्यों में सारे देवी देवता एक बार फिर से प्रकट हो जाएं। सारे देवी देवता एक बार फिर से प्रकट हो जाएं। आपके क्लोज टेस्ट में कभी कभी यहां से गुगली डाल दी जाती है, ठीक है। एक बार मुझे इन दोनों के दोनों वाक्यों में फर्क बता दो मेरे बच्चों, एक बार इन दोनों के दोनों वाक्यों में फर्क बता दो, और इन दोनों के दोनों वाक्यों में आप अगर क्लोज टेस्ट में आ जाए सवाल तो क्या किया जा सकता है।
आओ अब देखो, दिमाग का सवाल था, कुछ लोगों ने इसकी दही बना दी है। देखो भाई, आप कहोगे गुरुजी यहां से यहां तक तो ये दोनों के दोनों वाक्य एक ही हैं, है ना, फर्क इसका है, फर्क इसका है। अब बच्चे दोनों के अंदर सिर्फ एक छोटे से मामले में फर्क समझना है। क्या फर्क है, थोड़ा ध्यान से देखोगे। देखो, हम यहां पर कह रहे हैं इफ आई रीच होम आई विल कॉल यू, है ना। यहां पर इस इफ ने हमें बताने का काम किया है कंडीशन, और कंडीशन का मतलब होता है हालात के ऊपर निर्भर करता है, हालात के ऊपर निर्भर करता है। अगर ऐसा हुआ तो हमने उसका एक परिणाम बता दिया। इसका मतलब ये समझ में आया कि ये भी हाइपोथेटिकल है, ये भी हाइपोथेटिकल है। कि अगर मैं घर पहुंचा ना पहुंचूं मेरे को नहीं पता भाई, अगर मैं घर पहुंचा मैं आपको बुला लूंगा, ठीक है ना। यानी कि मेरा घर पहुंचना भी श्योर नहीं है और मेरा आपको बुलाना भी श्योर नहीं है। यू गॉट इट? बात समझ में आ रही है? इस सिचुएशन में क्या हुआ, इस सिचुएशन में दोनों के दोनों ऐसे काम है जो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हमें नहीं पता। लेकिन इस लिखे हुए वाक्य में अगर इफ को हटाकर हमने व्हेन को लगा दिया तो यहां से हम सिर्फ यहां तक सिर्फ वो आपको टाइम बता रहे हैं, और ये अपने आप में एक एडवर्ब है। और एडवर्ब किस चीज की है, जो टाइम की जानकारी दे रहा है कि मैं आपको फोन करूंगा, लेकिन फोन करने का टाइम क्या है, जब मैं घर पहुंचूंगा। मैं इसी चीज को हटाकर अगर आपको कह दूं 10 PM, तो भाई साहब इसका मतलब मैं घर पहुंचने का टाइम बता रहा हूं 10 बजे। मतलब अगर इस पूरे वाक्य को हटाकर अगर मैं कह दूं कि मैं आपको फोन करूंगा 10 बजे, तो इसी बात का मतलब ये हुआ फोन होने का काम तो रियल है, ये तो काम होगा ही, लेकिन मैंने इस व्हेन आई रीच होम का मतलब आपको क्या बताया, समय बताने का काम कर रहा हूं। तो दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क समझ में आ गया बेटा? हाँ है ना, हाँ है ना, दोनों बातों का फर्क समझ में आ गया। सर यहां मैंने कहा अगर मैं घर पहुंचा मैं आपको फोन करूंगा, मैं घर पहुंचूं या नहीं पहुंचूं ना तो ये मेरे हाथ में, मैं फोन करूं या ना करूं ये भी मेरे हाथ में नहीं। तो जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर दोनों अनरियल सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ है ना। फिर दूसरी बात आती है, सोनू को हटाना सर, फिर दूसरी बात हमारे पास आती है, मैंने अपने घर पहुंचने का समय आपको बताया है कि मैं अपने घर पहुंचूंगा जब वही समय है मैं आपको फोन करूंगा। अब इसकी जगह आप इस पूरे सेंटेंस को हटाकर अगर 10 PM लिख देते हो तो भी आपको इस सेंटेंस में रियल एक्शन को ही बताने की बात हुई। गॉट इट? हाँ है ना, बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर हो गया? तो कभी कभी इफ और व्हेन को आप लोगों को क्लोज टेस्ट में फंसाकर दे दिया जाता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब आओ भाई इस चीज को देखते हैं। इफ आई रीच होम ऑन टाइम आई शैल जॉइन द, मतलब मैं पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा मुझे नहीं पता, मैं ज्वाइन करूंगा या नहीं करूंगा ये भी मुझे नहीं पता। ठीक है भाई, इसलिए कहा जाता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में कभी भी कोई एक्शन नहीं होता। ठीक है जी, इसीलिए हमने कहा सर अब्दुल को क्लास से हटाना। मैं उन बच्चों को क्लास से हटा रहा हूं जो क्लास के अंदर ये लिखते रहते हैं सर रिकॉर्डेड है क्या सर, या फिर बेमतलब की बातें करते रहते हैं। कई बच्चों की बातें क्या निकल कर आती हैं, सर जितनी पीडीएफ आप करा रहे हो उससे काम चल जाएगा क्या। ऐसे बच्चों को मैं क्लासेस से हटा रहा हूं। मेरे बच्चों मुझे मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि इनको हटाने का मतलब ये है कि मैं कचरा हटा दूंगा तो मेरी क्लास के अंदर वो नगीने बचेंगे, वो हीरे बचेंगे जो चमकेंगे, जो अपना सिलेक्शन टॉप 100 रैंक में लाएंगे। तो ऐसे बच्चों का बलिदान स्वीकार करते चले जाएंगे। ठीक है भाई, फाइन, कोई बच्चा बुरा मत मानना। ऐसे कचरों को हम हटाएंगे क्लास से, क्योंकि इनको नहीं पढ़ना है, ये माँ कसम खाकर आते हैं। इनके लिए कितनी भी मेहनत कर लो, ये हर दिन मेरा कलेजा फूकने के लिए क्लास में आते हैं, पर अब हम इनको बिल्कुल करेले की तरह से काट काट के फेंक देंगे। अब आ जाओ कहानी को। यहां क्या लिखा है भाई, कंडीशन सेंटेंस वाक्यों का उपयोग रियल या हाइपोथेटिकल परिस्थितियों के लिए रियल या हाइपोथेटिकल परिणामों का वर्णन करता है। ठीक है, कंडीशन सेंटेंसेस में एग्जैक्टली कोई एक्शन होता नहीं है। मैंने क्या कहा, कंडीशन सेंटेंसेस में एग्जैक्टली कोई एक्शन नहीं होता, अजम्पशन की ही बात होती है। राइट, ठीक है। हालांकि ये पूरी तरह सच नहीं है, ये पूरी तरह सच नहीं है। अगर मैं आपके सामने कहता हूं छोटी सी बात, इफ वी बॉयल वाटर, मैं अगर आपके सामने कहता हूं इफ वी बॉयल वाटर इट इवेपोरेट्स, तो आप कहोगे सर यहां पर तो एक्शन 100% श्योर है। ठीक है ना, तो ये दोनों रियल है, ये फिक्स्ड कंडीशन है। आप कभी भी ऐसा करके देखो, आप कभी भी ऐसा करके देखो, मेरी बात समझ रहे हैं, आप कभी भी ऐसा करके देखो हमेशा यही परिणाम निकलेगा। तो दोनों एक्शंस रियल हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब आ जाओ भाई कहानी को समझते हैं। कुछ ऐसे कंडीशनल वर्ड्स हैं जो सेंटेंसेस को बनाने का काम करते हैं। इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, इन केस, एज सून एज, आफ्टर, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, एज लॉन्ग एज, एज्यूमिंग, बिकॉज़, बिफोर। ठीक है, बट फॉर, बट फॉर का मतलब एक बार सारे बच्चे कमेंट्स में लिख लीजिएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, और बट फॉर अपने आप में एक प्रेपोजिशन होती है भाई, बट फॉर अपने आप में प्रेपोजिशन होती है। इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस इसके साथ हम जोड़ते हैं, और इसका जो भी हम रिजल्ट बताने का काम करते हैं उसे हम सब्जेक्ट के बाद वुड हैव लगाकर थर्ड फॉर्म लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, इसके साथ हम क्या लगाने की कोशिश करते हैं बाबू, इसके साथ हम हमेशा क्या लगाने का काम करते हैं, इसके साथ हम, हाँ, इसे जीरो कंडीशन भी कहते हैं बेटा, इसे जीरो कंडीशन भी कहते हैं, फिक्स्ड कंडीशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कंडीशन भी फिक्स है और इसका रिजल्ट भी फिक्स है। अब इसका एक उदाहरण मैं लिखवा रहा हूं मेरे बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा बट फॉर योर गाइडेंस, बट फॉर योर गाइडेंस, ऑप्शन पेपर में देगा आई वुड नॉट पास द एग्जाम। बेटा इसको जरा करेक्ट करके दिखाओ, आई वुड नॉट पास द एग्जाम। बेटा इस सेंटेंस को जरा करेक्ट करके दिखाओ। बट फोर का क्वेश्चन पेपर में 100% देखने को मिलना, मेरे बच्चों पेपर में 100% देखने को मिलता है। तैयार करें अच्छे से, इसका आंसर ठीक करके दिखाएं। बट फॉर योर गाइडेंस, इसका मतलब बिना आपकी गाइडेंस के मैं एग्जामिनेशन क्वालिफाई या मैं एग्जामिनेशन पास नहीं कर सकता था। बताओ भाई, शाबाश, बताओ भाई, बताओ बताओ, बहुत बढ़िया जी। चलिए जी, तो आप इस लिखे हुए सेंटेंस में समझें कि सर बट फोर के बाद ये हमने ऑब्जेक्टिव केस लिखा, तो आई वुड नॉट पास की जगह हमें क्या लिखना होगा, आई वुड नॉट हैव, और उसके बाद हमने लिखा पास। ये ध्यान रखना, ये आपके एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिलता है। ठीक है भाई, हाँ ना। तो अपने विवेक का प्रयोग करें, अपना ध्यान लगाएं। कुछ और भी शब्द देखेंगे, इवन इफ, इफ ओनली। इफ ओनली बताने का काम करता है किसी स्पेसिफिक कंडीशन का। क्या बताने का काम करता है कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन। मैं अगर आपको कहूं कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, आप ग्रेजुएट हो।
ठीक है ना। स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, आप ग्रेजुएट हो। भाई आप विवेक सर से शादी कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि विवेक सर कुंवारे हो, यही तो स्पेसिफिक कंडीशन है भाई। अरे हाँ है ना, क्या बात है, क्या बात है। ऑन द कंडीशन दैट प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड भी बताने का काम करता है बेटा, क्या चीज, स्पेसिफिक कंडीशन बताने का काम करता है। प्रोवाइडिंग सिंस देयरफॉर व्हेनेवर, ये सारे हमारे शब्द हैं भैया। अब थोड़े से इनके ना प्यारे प्यारे नियम देख लो भाई, ध्यान से थोड़े थोड़े नियम देख लो भाई साहब। ये पढ़ने वाले हैं भाई, सवाल ध्यान से पढ़ते चले जाएंगे कटाकट, ठीक है ना जी। थोड़े से ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। इसमें कहीं कहीं इन्हीं को कंजंक्शन की तरह भी यूज किया जाता है। अब आओ भाई, टाइप्स कैसे हैं कंडीशंस के, टाइप्स कैसे हैं भाई कंडीशंस के, ठीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़ते हुए चले जाओ, ठीक है। जीरो कंडीशन हम किसे कहते हैं, जिसका कंडीशन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसका रिजल्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये जो कंडीशन है ये फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती, ठीक है भाई। ये कंडीशन चेंज नहीं होती, ये फिक्स रहती है। मेरी बात समझ में आ गई भाई, हाँ ना, ठीक है भाई, सेट हो गया मामला। चलो भाई, अब आती है दूसरी बात। कंडीशन कुछ इंपेरेटिव्स के साथ हम बनाने का भी काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इंपेरेटिव इसके रिजल्ट का, ठीक है ना जी। जैसे इफ यू फील सिक, अगर बीमार महसूस करो डॉक्टर को बुला लेना। लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग एल्स, ठीक है भाई, फाइन, मुझे बताना अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो, ठीक है भाई। अच्छा भाई, कंडीशन के अंदर जब तक श्योर नहीं हो तब तक 100% विल या शैल का प्रयोग नहीं करते हैं। बात को ध्यान से समझना। मैं इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण लिखूंगा आपके सामने, इधर ही लिख देता हूं बेटा। मैंने कहा इफ यू नीड हेल्प, यू विल, या फिर यू में कम। बताओ भाई, इन दोनों में से कौन सा आंसर ज्यादा सही होगा। हाँ, यूनिवर्सल कंडीशन भी कह देते हैं जीरो कंडीशन को। आपसे कर सकते हैं, नहीं भाई मैं तो शादीशुदा इंसान हूं, मैं कहां करूंगा। हेलो डियर, बताओ भाई। तो आप इस तरीके की बात में ये ध्यान रखना मेरे बच्चों, कभी कभी कंडीशन का जो रिजल्ट होता है ना, उसमें विल शैल की श्योरिटी ना होकर हम कभी कभी किसी को परमिशन दे रहे होते हैं, किसी को सजेशन दे रहे होते हैं, तो उसके अनुसार मॉडल एक्सलरी बदल दी जाती है। जैसे इफ ही गेट्स लेट टुडे, अगर वो देरी से आए, ही मे मिस हिज बस, तो प्रोबेबिलिटी बताने का काम कर रहे हैं। संभावना है कि वो अपनी बस खो देगा, भाई सीधी बात है, देरी से आएगा तो बस पकड़ नहीं पाएगा। इफ यू एक्ट वेल, अगर आप ठीक से एक्ट करते हैं, यू मे गेट अ चांस इन द मूवीज, इसका मतलब क्या है, संभावना है कि आपको चांस मिल जाए, ठीक है दोस्त। ये पढ़ने से ही आराम से क्लियर हो जाएंगे, ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है भाई। अनटिल अनलेस, देखो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना बाबू। हम नोट का यूज सुपरफ्लोस मानते हैं किनके साथ, अनटिल अनलेस, नो सूनर या लेस्ट, ठीक है जी, क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिव शब्द होते हैं, इसलिए इनके बाद हम नोट का प्रयोग नहीं करते। ये आपके पेपर में पूछे जाने वाला सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। अब पहला कंडीशनल कौन सा हो गया भाई, पहला कंडीशन इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो रिजल्ट हम बताने की कोशिश करते हैं किसके साथ, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ। किसके साथ भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ। मेरी बात समझ में आ रही है। चलो एक उदाहरण देखने की कोशिश करते हैं, क्या लिखा है। इफ द म्यूजियम चार्जेस फॉर एंट्री, अगर म्यूजियम एंट्री के चार्जेस लेता है, अ लॉट ऑफ पीपल वोंट, ठीक है ना जी। यहां फ्यूचर इंडेफिनिट यहीं पर हो गया है, ये तो इंफिनिटिव हमने बताया है जो इसके पर्पस को एक्सप्लेन कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई, हाँ है ना, क्लियर है, बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, सेट हो गया मामला, हाँ है ना। बताओ भाई रितिका क्या दिक्कत है। अब मेरे दोस्तों सेकंड कंडीशन को देखते हैं। इफ के साथ अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं तो रिजल्ट को हम वुड, कुड या कोई भी पास्ट की मॉडल एक्सरी, वुड क्या, कुड क्या, हम माइट का भी यूज कर सकते हैं, हम शुड का भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ हम बेस होम, बेस होम का मतलब फर्स्ट होम ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। लेस के साथ हम शुड का यूज करते हैं बेटा, ये बिल्कुल कॉमन बात है, ये बिल्कुल हल्की फुल्की बात है, इसमें परेशान मत हो भाई, लल्लू बातों के लिए परेशान मत हो बेटा, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर सिंपल पास, इफ आई हैड मोर मनी, यहां पर हैड अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, आगे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म हमने बनाया। इफ आई हैड मोर मनी सेकंड फॉर्म, यहां कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का हमने यूज किया, ठीक है भाई, हाँ है ना। कभी कभी हम इस वुड की जगह कुड या माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। एबिलिटी बताना हो, लो भाई लिख देता हूं एबिलिटी। कुड के लिए हम एबिलिटी बताने की कोशिश करते हैं, माइट के लिए हम पॉसिबिलिटी बताने की कोशिश करते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है साहब संभावना, ठीक है भाई। इंपेरेटिव डिग्री बता दीजिए बेटा, इंपेरेटिव डिग्री होती क्या है बताओगे जरा मुझे भाई। डिग्री हमने तीन तो पढ़ी है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इंपेरेटिव डिग्री कौन सी होगी भाई बताओगे जरा, कहां से लाते हो ये सब, कहां से लाते हो ऐसी खोज मेरे दोस्त, है भाई। अब आओ आपके पेपर के कुछ सवाल जो आपके पेपर में 100% मिलने हैं। सब कुछ भुला दिया ये वफा का कैसा सिला दिया, ये तीन बातों को पढ़कर जरूर जाना, इनसे आपके पेपर में सवाल पक्के मिलेंगे। मेरी कल ही बात हुई थी बादशाह अकबर से, ठीक है, मेरी कल ही बात हुई थी बादशाह अकबर से, उन्होंने बताया था कि ये तीन नियम हमारे जहांपना के आदेश से आपको जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। सर कुड का हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं मेरे बच्चे। हम कुड को प्रेजेंट में तब यूज कर सकते हैं जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा मेरे दोस्त आपने। कुड को हम प्रेजेंट में तब यूज कर सकते हैं जब हम किसी के सामने इनफॉर्मल होकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। किसी को हम रिक्वेस्ट करते हैं इनफॉर्मल तरीके से, जैसे आपने किसी को कहा कुड यू पास द सॉल्ट सेलर, ठीक है ना, यानी कि नमक की डिब्बी। आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आपने किसी इंसान को यह कहा कि भाई साहब वो जरा नमक की डिब्बी दे देंगे, हैं। एक भाई कह रहा आपकी खुशी को देखकर लगा नहीं कि आपकी शादी हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है यार, जीवन साथी आपको खुशी देता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपने किसी साथी को भाई साहब नमक की डिब्बी दे दो, हमका नमक की डिब्बी चाहिए भैया, है। तो इस मामले में क्या करोगे मेरे दोस्त, कुड यू पास द सॉल्ट सेलर, और आप इसके आगे प्लीज लिखें या ना लिखें, ठीक है। तो ये एक अलग चीज है।
हाँ भाई, इधर आ जाओ। पास की इमेजिनेशन, हाइपोथेटिकल का मतलब इमेजिनेशन। पास की इमेजिनेशन को बताने के दो तरीके हैं। इसमें आप इफ के बाद जो भी सब्जेक्ट लिखें, या तो सेकंड फॉर्म उसके साथ जोड़ दें या फिर वर उसके साथ जोड़ दें। आने वाले सेंटेंस को जब आप बताने का काम करेंगे साहब, तो इसको बताने के लिए आप क्या करेंगे, इसको बताने के लिए आप वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लेकर चलेंगे। यानी कि ये हो गई हमारे सामने कौन सी, एक ऐसी इमेजिनेशन जो हम सोच रहे हैं। मैं इसको थोड़ा आसान बता दूं बेटा, मैं इसको थोड़ा आसान तरीके से बता देता हूं। इधर आओ। सबसे पहले प्रेजेंट इमेजिनेशन, फिर एक आती है बाबू पास्ट इमेजिनेशन। मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता देता हूं, ठीक है ना, बहुत आसान तरीके से, एक सेकंड में टुन्नू के पापा भी समझ जाएंगे भाई। ठीक है, बात समझ रहे? बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, दिमाग लगाना भाई। ठीक है, देखो भाई, प्रेजेंट इमेजिनेशन का मतलब होता है वर्तमान में जब हम कोई चीज सोचते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इफ के बाद सब्जेक्ट वर्ब हम लगाते हैं, या फिर हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आगे रिजल्ट बताने के लिए सब्जेक्ट के साथ हम वुड लगाने के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उदाहरण पर आओ भाई, मैंने कहा इफ आई वर अ बिलियनियर, काश मैं बिलियनियर होता, आई वुड लैंड सम मनी। अगर मैं एक बिलियनियर होता तो मैं आपको कुछ पैसा उधार देता। ये वर्तमान में सिर्फ सोचा जा रहा है, यहां कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक है जी, यहां कोई एक्शन नहीं हुआ, यहां कोई काम नहीं हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ है ना, ये सिर्फ सोचा जा रहा है प्रेजेंट में। अब अगर यही बात पास्ट की इमेजिनेशन में है, मान लो मेरे दोस्त, आपने 2000 आपने बेटा ग्रेजुएशन कब की, बताओ। चलो 2000, थोड़ा और रिवर्स में आते हैं। आपने 10th क्लास कब की थी, बताओ बताओ। आपने 10th क्लास कब की थी, बताओ। तो आपने 10th क्लास पढ़ी 2000, भाई एक ने गौरव ने कहा है 2013 में पढ़ी। ठीक है, तो 2013 में अगर आप लोगों ने मान लो साइंस स्ट्रीम से पढ़ा होता, अगर मान लो आपने साइंस स्ट्रीम से पढ़ा होता, या फिर मान लीजिए आपने आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ा होता, या फिर आपने कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ा होता, भाई आपने कॉमर्स से पढ़ा होता, तो आप क्या सोचते हैं, सर साइंस से पढ़ते, सर साइंस की जगह अगर आप आर्ट्स से पढ़ते, है ना, तो आप एक प्रोफेसर बनते। ठीक है ना जी, आप यही तो कह रहे हो ना। देखो अब आप एक बात सोचना, 2013 में आपने 10th पढ़ी तो है ही, है ना, 2010 आपने पढ़ी तो है ही। अगर आप उस 2013 के बाद 10th में आप अपना स्ट्रीम डिसाइड करते कि सर मैं साइंस अगर पढ़ता ना तो मैं प्रोफेसर बनता, तो इसका मतलब ये क्या है, ये उस पास्ट के टाइम पर आप कल्पना कर रहे हैं। तो इसको बताने का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या ढांचा होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा बाबू, इफ के साथ कोई भी सब्जेक्ट लिखा हुआ हो। ठीक है, इसके साथ हम लगाते हैं हेड के साथ थर्ड फॉर्म। आगे रिजल्ट को बताने के लिए हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद लगाने की कोशिश करेंगे वुड, हैव, और इसके बाद थर्ड फॉर्म। तो भाई जो ऊपर मैंने यहां से ही मजाक में एक सवाल पूछा, इसका सेंटेंस बनाकर दिखाओ फटाफट से। वॉइस कब होगा बेटा, जल्दी होगा सतीश, अभी जो पढ़ा रहा हूं बेटा इसको छोड़ दूं, वो गंदे बच्चे। जो भी पढ़ा रहा हूं बेटा उसको तो कंप्लीट कराने दे भाई। चलिए चलिए, शाबाश। तो आप इसको जब बताने का काम करेंगे, आप कहेंगे क्या चीज, इफ आई हैड स्टडीड, जो भी आप इसमें से लिखेंगे, ठीक है ना, आप आगे क्या लिखेंगे, आई वुड हैव, और बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे बीन अ प्रोफेसर। समझ आ गया बेटा? तो ये दो तरह की इमेजिनेशन है, इन दोनों तरह की इमेजिनेशन को ही यहां पर बताया गया है। ठीक है ना, एक बताया गया होगा पास्ट की हाइपोथेटिकल के लिए आपने क्या कहा, पास्ट परफेक्ट यहां लिखा, आगे वुड हैव, पास्ट परफेक्ट यहां। ठीक है बेटा, फाइन। अब इसी तरीके से एक और हम इमेजिनेशन लेकर चलते हैं, क्या, व्हाट इफ या सपोज के साथ अगर पास्ट परफेक्ट हम लेकर चलते हैं तो रिजल्ट को बताने का बिल्कुल वही तरीका है। देखो ध्यान से, दैट वाज टू डेंजरस, व्हाट इफ या सपोज यू हैड मेट विद एन एक्सीडेंट। ध्यान से देखना, बहुत खतरनाक था, अगर मान लो आप एक्सीडेंट आपका हो जाता तो। समझ रहे? ठीक है जी, बात समझ में आ गई भाई? ठीक है जी, हाँ है ना। आगे देखने की कोशिश करते हैं, इस पर आ जाओ। वर्क के साथ हम टू लगाकर चलाते हैं इफ केस में। कैसे, एग्जांपल को ध्यान से समझना। इफ आई वर टू बी सिक, अगर मेरे को बीमार होना पड़ जाए, आई वुड मिस अनदर डे ऑफ वर्क, मेरा तो काम ही बंद हो जाएगा अगर मुझे बीमार होना पड़ जाए। देखो दोनों बातों में फर्क है। मैं आपको कहता हूं इफ आई वर सिक, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बीमार हूं, ठीक है, अगर मैं बीमार हूं तो मेरा काम प्रभावित होगा। अगर मुझे बीमार होना पड़ जाए, ठीक है ना, तो जो इन्फिनेटिव हम इसके साथ लेकर चलते हैं तो वो काम होना पड़ जाए, लाइकली और अनलाइकली रिजल्ट आ जाता है। ठीक है भाई, तो ये छोटी छोटी बातें थी मेरे दोस्तों। फाइन, अब आ जाओ भाई, अपनी हुड़दंग मचाना शुरू करते हैं, और कुछ बेहतरीन सवाल जो आपके एग्जामिनेशन के लिए हमने तैयार किए हैं, इन पर थोड़ा सा टूट पड़ते हैं भाई। थोड़ा जवाब देते चलें भाई, कई बच्चों ने पहले से ये पीडीएफ लगा दी है, तो थोड़े से जवाब देते हुए हमें चलेंगे। चलो बेटा फटाफट से आंसर्स बना दो। बेटा जब वो पूरे सिलेबस में आपको लिखवाया गया हुआ है तो उसको मैं भी यहां नहीं डिस्कस करूंगा। जो चीज आपको पूरी डिटेल में कराई गई है सिलेबस में, तो उस चीज को यहां दोबारा डिस्कस करने का तो फिर तो आप समझ ही रहे हो, रिवीजन बैच में फिर फायदा ही क्या होगा मेरे बेटा।
शाबाश, फटाफट से आंसर्स बनाओ बेटा। शाबाश सर, प्रेशर बढ़ रहा है, कोई प्रेशर नहीं है, हिम्मत रखो भाई, हिम्मत रखो। अ वीक हैज पास्ड सिंस आई एम गोइंग देयर, सवाल बिल्कुल सिंपल हो गया। सिंस की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग करेंगे। सिंस आई एम गोइंग, पास्ट इंडेफिनिट हम लेकर चलेंगे, सिंस आई वेंट देयर। इसकी ट्रिक लिखेंगे मेरे बच्चों साथ साथ, इसकी ट्रिक लिखेंगे फटाफट से एक साथ। देखो बाबू, सिंस के साथ सेंटेंस को जोड़ा जाता है, आगे वाले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट का हम प्रयोग करते हैं, और इधर हम लोग यूज करते हैं या तो प्रेजेंट का परफेक्ट या प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है भाई, ट्रिक साथ साथ लिखते चलेंगे भाई, ठीक है। ओके दोस्त, अगले सवाल पर आ जाओ। एवरी चाइल्ड इज लाइकिंग हिज मदर, कुछ स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स, ठीक है ना जी, जिन्हें हम कहते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स, इन्हीं को हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। और स्टेटिव वर्ब्स कहने का मतलब क्या समझ में आया, इनसे हम किसी चीज की अवस्था बताते हैं, ठीक है ना। और अवस्था बताने वाली वर्ब्स कौन सी होती हैं, अवस्था बताने वाली वर्ब्स वो होती हैं जिनके अंदर किसी तरह की कंटिन्यूटी नहीं होती। जैसे मैं आपको पसंद करता हूं, तो मैं आपको क्या कहूंगा, आई लाइक यू। इसमें कोई काम थोड़ी हो रहा है, पसंद करने में कोई काम ही नहीं है। काम तो ये हो रहा है जी, मैं कुछ लिख रहा हूं, मैं किसी से फोन पे बात कर रहा हूं, है ना। बात समझ रहे, वो चीज क्या है, कॉन्टिन्यूसली चल रही है, बात समझ रहे। लेकिन मैं आपको पसंद करता हूं, आप मुझे पसंद करते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। आपकी जेब में एक पेन है, सर कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है, ठीक है ना। तो इनको हम कॉन्टिन्यूस में नहीं रखते हैं बाबू, इसको हम रखते हैं एवरी चाइल्ड लाइक्स हिज मदर। मच वाटर हैज फ्लोन, ये हमने वर्ब वाली कैटेगरी में भी पढ़ा था सर, फ्लोन नहीं फ्लोड, ये पेपर में फंसते हैं बार बार। मोहिनी वॉशेस ऑल हर क्लोथ्स एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली बिफोर शी इज गोइंग टू द ऑफिस। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात कही थी मेरे दोस्तों, कि हम लोग बिफोर या आफ्टर का यूज प्रेजेंट के टेंसेस में भी करते हैं। मैं इधर समझाऊंगा बेटा इसको अलग से, फुर्सत से। आप ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने आप सभी के लिए यहां पर बिफोर का कॉन्सेप्ट बताया था, याद है बच्चों। हम इसी बिफोर को, मेरे बच्चों, हम इसी लिखे हुए बिफोर को प्रेजेंट के टेंसेस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ अगर हम इसे बताने का काम करते हैं, तो इससे पहले हम लिखने का काम करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। और बाबू, अगर इसी चीज को हम आफ्टर से अगर बताने का काम करते हैं, तो भाई यहां पर हम बताने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आफ्टर के बाद हम लिखने का काम करते हैं क्या चीज, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है भाई, थोड़ा सा इस बात के लिए ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं थोड़ी सी बात, शी विल कॉल मी बिफोर शी लीव्स फॉर हर ऑफिस, इसका मतलब अपने ऑफिस जाने से पहले वह इंसान मुझे कॉल करेगा। ठीक है दोस्त, बात समझ में आ गई। सिंस देन का मतलब तब से होता है बेटा, ठीक है। ओके जी, फाइन। अब अगर इसी लिखे हुए वाक्य को अगर आप आफ्टर से लिखने का काम करेंगे, तो आफ्टर से कैसे लिखा जाएगा, आप कहोगे सर ये पूरा वाक्य पहले और ये पूरा वाक्य बाद में, बात खत्म, है ना। ठीक है दोस्त, चलिए जी। अब इस वाक्य के अंदर एक अच्छी खूबसूरत सी बात है, क्या चीज, ध्यान से पढ़ेंगे। मोहिनी अपने सारे कपड़े धुलती है, खाना बनाती है परिवार के लिए, अपने ऑफिस जाने से पहले। अब आप कहोगे गुरुजी ये पूरा वाक्य किसी इंसान की हैबिट या रूटीन एक्शन बता रहा है, तो एक बार मुझे ये बताओ बेटा, रूटीन एक्शन कौन से टेंस में बताया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बताओ भाई, बताओ भाई। मैंने आपसे पूछा रूटीन एक्शन को बताने के लिए कौन से टेंस में, आप कहोगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया जाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट बताने के लिए इज गोइंग को हटाकर गोज लिखेंगे, खत्म, ठीक है। आई नो नथिंग अबाउट चेस बिकॉज माय गेम्स टीचर आल्सो वाज नॉट नोइंग, सर जानने में कोई एक्शन ही नहीं होता, तो जब जानने में कोई एक्शन ही नहीं हुआ कि मुझे कुछ नहीं आता गेम्स के, मतलब मुझे कुछ नहीं आता चेस में, क्योंकि मेरे गेम्स के टीचर को भी कुछ नहीं आता था, तो सर इसको आप क्या लिखेंगे, डिड नॉट नो, बिना एक्शन के चलो ना भाई। आफ्टर शीतल विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल गो टू मीट हर, सर देखो ध्यान से, उसके मतलब मैं उससे मिलने जाऊंगा जब वो आएगी, तो भाई आफ्टर के साथ हम लोगों को क्या लिखना होगा बेटा, आफ्टर के साथ हमने क्या लिखना होगा, आप कहोगे सर आफ्टर के साथ ये चल जाएगा, लेकिन सर यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है जी। अभी यही वाली ट्रिक यहां पर हमने लिखी थी, देखो ध्यान से। आफ्टर के बाद मैं अगर इसी वाक्य को आफ्टर से लिखूंगा, आफ्टर शी लीव्स, क्या लिख रहा हूं मैं यार, आफ्टर पहले क्यों लिख दिया, मैंने आपके सामने लिखा वाक्य क्या चीज, शी लीव्स फॉर हर ऑफिस आफ्टर शी विल कॉल मी, तो आफ्टर के बाद वाले वाक्य में विल चलेगा, इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें लिखना होगा, ठीक दोस्त। तो इसी हिसाब से हमें यहां क्या लिखना, आफ्टर के बाद वाले विल चलेगा लेकिन यहां पर नहीं चलेगा। आई यूज्ड टू वर्क टिल 11 PM एंड देन आई गो टू बेड, ठीक है। अब बेटा यूज्ड टू हमें बताने का काम करता है क्या, पास्ट की एक ऐसी हैबिट जो पहले होती थी अब नहीं होती, ठीक है। अब यहां पर पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है, तो गो को हटाकर हमें क्या लिखना होगा, वेंट, ठीक है ना भाई। इस बात को हम पहले भी आपको बता चुके, सीक्वेंस ऑफ टेंस कहलाता है, ठीक है ना। चलो भाई इसकी भी ट्रिक लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों। इसे हम कहते हैं क्या, सीक्वेंस ऑफ टेंस। इसके बेसिस पर बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके बेसिस पर बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं बाबू एग्जामिनेशन में। हमारे लिखे हुए सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, सीक्वेंस बनता है। अगर पहला हिस्सा हमें प्रेजेंट में देखने को मिले, तो दूसरे हिस्से को मेरे प्यारे बच्चों हम प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में किसी में भी प्रयोग कर सकते हैं।
अगर हमें पहला जो हिस्सा है फ्यूचर में लिखा हुआ मिले तो दूसरा हिस्सा प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर किसी में भी लिखा हुआ मिल सकता है। अगर हमें पहला हिस्सा ही पास्ट में देखने को मिलता है तो दूसरे हिस्से को हम पास्ट में ही लिखते हैं। ठीक है, दूसरे हिस्से को हम पास्ट में ही लिखते हैं। प्रेजेंट में हम केवल तब लिखते हैं जब वो बात अपने आप में एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो, वो अपने आप में बात एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या फिर अपने आप में कोई भी सर कोटेशन हो। क्या हो भाई? कोई भी अपने आप में एक कोटेशन हो। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं भाई। अच्छा सवाल, इससे पेपर में जरूर देखने को मिलेगा आपको सवाल। शी सेड दैट शी इज लेट एंड वर्क वर्क वॉज वर्शिप फॉर हर। भाई इस लिखे हुए सेंटेंस में क्या करेक्शन करोगे? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस से सवाल पेपर में जरूर देखने को मिलेगा भाई। मेरे बच्चों, इस सवाल को जब हमने पढ़ा तो उसने कहा, कौन से टेंस में कहा? पास्ट में कहा। अब जो उसने कहा उस बात का पास्ट में ये सब खत्म हो गया, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? वॉस। पास्ट की वजह से इसको पास्ट में किया। लेकिन वर्क वॉज वर्शिप फॉर हर। सर हर किसी के लिए, हर किसी लिए कर्म ही पूजा है। जो आपका काम है आप उसी से, जो आपका काम है, बेटा नरेश हाथ जोड़ के माफी प्लीज, पढ़ाने दो भाई। ठीक है, जो आपका काम है आप उसी की पूजा करो, आपको भगवान अपने आप मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये तो अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ है, यहां हमें इस करना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसाता है और इसका कारण हमें नरेशन में भी पढ़ने को मिलता है मेरे बच्चों। ठीक है, तो इसी के आधार पर हमने सवाल में क्या किया मेरे बच्चे? ठीक है ना, यहां लिखा हुआ है हमारे सामने, पास्ट होने की वजह से गो को हटाकर वेंट कर दिया। आगे देखते हैं, एयर पोल्यूशन कोज्ड बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। एफ्लुएंट का मतलब होता है जो पोल्यूशन निकालने वाले पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो पोल्यूशन निकालने वाले पार्टिकल्स होते हैं। एयर पोल्यूशन कोज्ड बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैज बीन स्टडीड फॉर ईयर्स। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर फोर लिखा है, परफेक्ट का पैसिव चल जाएगा। बट ओनली रिसेंटली हैज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन बिकम नोन। तो इसके अंदर क्या करेक्शन की जरूरत है भाई क्वेश्चन नंबर 8 में? पहले एक बार ये तो देखने की कोशिश करो, यहां पर हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे सब्जेक्ट की बात देखो, ध्यान से समझना, कितनी खूबसूरती से घुमाया हुआ है। रिसेंटली आप लोग पढ़कर आ चुके हैं एडवर्ब हो। एडवर्ब होने का मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है। तो ये हैज किसके अनुसार यूज हुआ है? हैज के लिए सब्जेक्ट इन्वर्जन है, ये रिसेंटली से इन्वर्जन हमने किया। हैज किसके अनुसार यूज हुआ है? इफेक्ट्स की वजह से। तो इफेक्ट्स अपने आप में प्लूरल है, इसी वजह से हैज की जगह क्या यूज करेंगे? हैव। बात समझ गए बेटा? The cutting down on costs was the main reason for the firm to survive even during a very difficult period. बताओ भाई क्वेश्चन 9 में कोई गड़बड़ है? आप कहोगे सर कटिंग डाउन यही सब्जेक्ट है, ओन प्रेपोजिशन की वजह से ये ऑब्जेक्टिव केस है। वॉज आपकी जगह बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन 10, द प्रिंसिपल अनाउंस इन द स्कूल असेंबली दैट द स्कूल फीस विल बी हाइक्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। द प्रिंसिपल अनाउंस, उन्होंने क्या किया? अनाउंस कर दिया। कौन से टेंस में अनाउंस किया है? पास्ट, यानी कि प्रेजेंट से चली गई बात किसमें? पास्ट में। तो बाबू यहां पर विल का भी हम लोगों को पास्ट चुनना होगा और वो हो गया क्या? वुड। ठीक है, विल का हमें पास्ट चुनना पड़ेगा और वो क्या होगा भाई? वुड। ठीक है जी, हाँ जी सुमित बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे। एफ्लुएंट का मतलब होता है वेल्दी, बिल्कुल ठीक कहा। समृद्ध यानी कि जो खर्च कर सकता है। द हाई कोर्ट ऑन थर्सडे, सर बात थर्सडे की है, हमारे हिसाब से बीता हुआ दिन है। बैन नहीं सर, जो दिन पास्ट का हमें बता दिया जाए तो बैन नहीं, हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में बताएंगे, बैन नहीं बैंड। ठीक है बच्चे, आ जाओ मेरे सज्जन दोस्तों, थोड़े से क्वेश्चंस और बनाते हैं। Many international companies are invested in India as India is one of the world's fastest growing economies. सबसे पहले देखो, बहुत सारे बच्चों के दिल में एक सवाल होता है, बहुत सारे बच्चों के दिलों में एक सवाल होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा इस सेंटेंस में एरर किस चीज का है? नाउन का है, प्रोनाउन का है, किस चीज का है? कितने बच्चों के दिल में ये सवाल है? बताओ जरा मुझे, कितने बच्चों के दिल में सवाल है? आ जाओ थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार, फिर क्वेश्चन तो करा के मानूंगा यहाँ सारे के सारे। बताओ भाई, आज की वोकैब की पीडीएफ में एफ्लुएंट वर्ड दिया हुआ है, ये बात हमें हरिंदर भाई ने बताया है। आप में से कितने सारे बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये सब ये अरे भाई, सारे के सारे आ जाओ, बाबा संकट हरने आ गए हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं भाई जिनके दिल में ये सवाल आता है कि गुरुजी हमें ना पता चलता जय सवाल के अंदर क्या पूछ रहे हो है? तो अब बाबा तुम्हारे संकट को हरने के लिए तैयार हैं, बाबा की बात को ध्यान से सुनना भाई। ठीक है ना, अगर आपके दिमाग में ये हलचल मचती है जी हमें नहीं पता नाउन से है सवाल, प्रोनाउन से किससे, तो बेटा कभी ऐसी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सवाल को ध्यान से पढ़ना ही सवाल का हल है। मेरे गुरु मुझे हमेशा कहते थे कि हर एक सवाल में ही उसका उत्तर छिपा होता है, सवाल को ध्यान से सुनो, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। देखो
मैं आपकी तरह से, मैं एक गोलू हूं, मतलब लल्लू हूं, मैं एक गोलू होकर इस सवाल को पढ़ रहा हूं, ध्यान से पढ़ना। मैनी प्लूरल के लिए यूज होता है, तो ये कंपनीज प्लूरल हो गया, यानी कि ये अपनी जगह ठीक है, प्लूरल होने की वजह से आर अपनी जगह ठीक हो गया। आर के साथ थर्ड फॉर्म लिखने का मतलब ये हो गया क्या चीज, पैसिव। ठीक है। आगे हमने पढ़ा इन इंडिया, इन हम एक बड़े देश के साथ यूज करते हैं, ये अपने आप में सही है। एज इंडिया, यहां एज रीजन बताने का काम कर रहा है, ये भी अपनी जगह सही हो गया। इंडिया सिंगुलर है इसलिए इज चल रहा है, ये बात प्रेजेंट में है तो ये भी बात प्रेजेंट में सही जा रही है। गुरुजी ने हमें बताया था कि वन ऑफ के बाद जो भी आए वो प्लूरल आए, तो ये भी अपने आप में सही है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो गुरुजी यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, एक ही जगह गड़बड़ है, पैसिव की गड़बड़ है। जब सब कुछ ठीक हो गया तो यही लफड़ा हो गया। तो बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं मेरे बच्चों, इस बात को ध्यान से समझेंगे। एक्टिव वॉइस में क्या खास बात, काम करने वाले का जिक्र शुरू में। भाई पैसिव की क्या खास बात, काम करने वाले का जिक्र सेंटेंस के आखिर में, लिखा भी हो सकता है नहीं भी। हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या, इन्वेस्ट कौन कर रहा है, कंपनीज, तो एक्टिव वॉइस है, तो आर इन्वेस्टेड नहीं, आर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है दोस्त, आर इन्वेस्टिंग करेंगे। ठीक है भाई, अगले सवाल पर आ जाओ। देखो फिर से आपकी तरफ पढ़ता हूं, बिल्कुल लल्लू टीचर हूं और लल्लू स्टूडेंट हूं, ऐसे समझते हैं। वाई डज ही वरी ओवर पैटी मैटर्स, पैटी का मतलब तुच्छ होता है, वाई कोई दिक्कत नहीं, ही सब्जेक्ट है, डस, डस के साथ ये फर्स्ट फॉर्म चल रही है। ठीक है भाई, ये यहां पर सही चल रहा है। ओवर प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है किसी चीज को कवर करना। ठीक है ना भाई, आखिर वो क्यों चिंता करता है इन तुच्छ मामलों की। एंड इश्यूज इज नॉट नोन इवन टू हिज पेरेंट्स। ठीक है ना, अब ये इश्यूज अपने आप में क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, बताओ ना यार। प्रीतिका पूछ रही है एक्टिव पैसिव कब बताइएगा। बेटा ये छोड़ दूं, बेटा ये जो पढ़ा रहा हूं ये छोड़ दूं। कौन सा नशा करती है मेरे बच्चे, ये बता है? कौन सा नशा करती है बेटा, सस्ते वाला नशा करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। फर्जी बात, अरे टेंस पढ़ाऊंगा, टेंस पढ़ाने के बाद आगे पढ़ाऊंगा भाई। इन बच्चों को अलग से एक गर्म कढ़ाई में भूनेंगे हम, ठीक है ना, पकौड़ों के साथ खिलाएंगे लोगों को भाई। तो आप क्या करोगे सर, व्हाई डज ही वरी ओवर पैटी मैटर्स एंड इश्यूज इज नॉट नोन। ठीक है, तो या तो इश्यूज की वजह से यहां आर कर दो या फिर इसको इशू कर दो, दोनों में से एक बात ठीक करनी होगी। बात समझ में आ गई भाई, हाँ या ना। बेटा इसको आंसर की में भी ठीक कर लेना, शायद ये गलत लिखा हुआ है। फाइन, अगले सवाल पर आओ भाई। इकोनॉमिस्ट प्लूरल है भाई, है ना, प्लूरल के लिए हैव और थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ हमारे सामने। इकोनॉमिस्ट्स हैव प्रेडिक्टेड दैट द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल्स लो टू 8% पर ईयर। ठीक है ना जी, ये हर, ये जो लिखा हुआ है फॉल्स लो टू, मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक्स ने, इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं, अर्थशास्त्री हैं, ठीक है ना, इन सभी ने प्रेडिक्ट किया है। तो प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। अब जो चीज भविष्य में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, हम उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में बताएंगे, है ना। बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई भाई, अरे हाँ या ना, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है बेटा।